अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। बात करेंगे आज शहर नापुरसान हाल के अहवाल की। ये जो शॉर्ट मोन्टाज आपने देखा, बग़ैर किसी तमहीद के, बग़ैर किसी लंबे चौड़े फतवे के, आज अपने मेहमान का तारुफ आपसे कराऊंगा। मेरे साथ मौजूद हैं महाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन जनाब आफाक अहमद साहब। मेरी खुसूसी दरख्वास्त पर हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ। आफाक साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। कैसे हैं आप? जी ठीक। सर, सिंध हुकूमत से काफ़ी खफा हैं आप। सिंध हुकूमत के हवाले से काफ़ी खफगी आपकी, वो जो हमने अभी देखी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसको मेरा ख्याल है हस्ब मामूल कोई खातिर खा मीडिया की जानिब से कवरेज ना मिल सकी, बावजूद या शायद वजूहात आपके इल्म में हों। आज इस प्रोग्राम की वसातत से आप क्या बताना चाहेंगे? कराची के लोगों का नौहा क्या है? देखिए आरफीन साहब, ये मतलब सिर्फ ये कह देना कि सिंध गवर्नमेंट से मेरी कोई नाराज़गी या खफगी है, मैंने तो ज़ाहिर शिकायत उन तक पहुंचाने की कोशिश की है और मैंने उनको ये गोशगुजार करने की कोशिश की कि देखिए, जो आपकी ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस का रवैया है और इन लॉकडाउन के अंदर जो SOPs को बुनियाद बनाकर आपके लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, उसके असरात गलत निकलेंगे और उससे अवाम के अंदर इस बात का एहसास पैदा हो रहा है कि आप ज़बान की बुनियाद पर ज़िले इंतज़ामिया तमाम इक़दाम कर रही है। सिंध गवर्नमेंट के एक नुमाइंदे ने वजाहत करते हुए कहा कि देखिए, हम जो कुछ भी कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि वायरस नाम पूछ के नहीं आता और लसानियत के हवाले से बात नहीं करनी चाहिए। बात यह है कि जब ज़बान की बुनियाद पर आप इक़दाम कर रहे हों और वाज़े तौर पर नज़र आ रहा हो कि जो महाजिर डोमिनेटेड एरियाज़ हैं, जो उर्दू स्पीकिंग एरियाज़ हैं, वहाँ आप लश्कर कशी करके दुकानें बंद करवा दें, वहाँ आप SOPs को बुनियाद बनाकर दुकानों को सील कर दें, भारी रकूम वसूल करें और उससे मुल्क गैर महाजिर आबादी में कारोबार पूरे आबोताब के साथ जारी हो, तो ज़ाहिर है कि लोगों में ये एहसास पैदा होता है कि आप ज़बान की बुनियाद पर माशी तौर पर भी इस महाजिर कौम को तबाह करना चाहते हैं। आपने नौकरी के तो मौक़े हमसे छीन ही लिए, आपने इस शहर के डोमिसाइल अपने लोगों के ज़रिए बनाकर वो जो अर्बन एरियाज़ का कोटा था उसको भी आप अवेल कर रहे हैं, उसको आप इंजॉय कर रहे हैं, आपने उनसे भी हमें महरूम कर दिया। अब आप मुआशी तौर पर भी हमें तबाह करेंगे। तो हमने ये शिकायत की थी और हमने कहा था कि अपने इन रवैयों को दुरुस्त कीजिए, अपनी ज़िला इंतज़ामिया को हिदायत कीजिए कि ये जो रवैये हैं ये ख़तरनाक हैं, ये किसी अलमिया का सबब बन सकते हैं। खुदा न खास्ता। सर, ये मुझे बताइए, महाजिर कौमी मूवमेंट, आफाक अहमद, पाक सरज़मीन पार्टी और सैयद मुस्तफ़ा कमाल, ये वो दो आवाज़ें हैं जो हाल ही में गूंजी हैं। कराची के लोगों का जो मसाइल हैं, जो लॉकडाउन के नाम पे उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है, किसी और ने इसके हवाले से आवाज़ उठाने की कोशिश क्यों नहीं की? महाजिर वोट बैंक, उर्दू बोलने वाले सिंधियों का वोट बैंक या उर्दू बोलने वालों का वोट बैंक कराची में अभी भी मौजूद है। उनके नुमाइंदे असम्बलीज़ में भी हैं। MQM जो है वो एक मरतबा फिर पार्लियामेंट में भी है। नफीस लोगों का तोहमत उन पर लगा करके और उनको जो है वो शराफत की ज़िंदगी भी बसर करवाई जा रही है। उसके बावजूद भी कराची के लोगों की आवाज़ बनने का जो जिसको कहते हैं वो आपको ये काम करना पड़ा, आपको और सैयद मुस्तफ़ा कमाल को। जबकि दूसरी एक तल्ख़ हकीकत, प्लीज़ मुझे माफ़ फरमाइएगा ये कहने में, कि पब्लिक सपोर्ट, अगर हम इन टर्म्स ऑफ वोट बात करें, अगर हम इन टर्म्स ऑफ यानी पार्लियामेंटेरियंस बात करें कि आपको या मुस्तफ़ा कमाल को ये सपोर्ट पब्लिक ने नहीं दी, उसके बावजूद भी आपकी आवाज़ गूंजी, ये ख्याल क्यों कर आया? देखिए, हमने कभी भी आवाम से तवक्कुआत वाबस्ता करके कोई काम नहीं किया, बल्कि हमने अपना फ़र्ज़ समझ के किया। और अगर मैं इस शिकवे गिले में लग जाऊं कि हमें वोट क्यों नहीं मिले या वोट क्यों नहीं दिया, तो इस पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस किस तरह होते हैं और इन इलेक्शंस के अंदर अपने लाइकिंग डिसलाइकिंग लोगों के सामने किस तरह आया है, उसके बाद मेरा ख्याल है कि वोट मिलने और ना मिलने के ऊपर हमें डिबेट नहीं करनी चाहिए। ठीक है कि इसमें आवाम की पजीराई का भी अमल दखल है, लेकिन आवाम तो अब बेजार हो चुकी है कि आवाम, उनको ये मालूम है कि हम किसी को भी वोट डालें, नताइज तो किसी और ने बनाने। तो इस तरह के माहौल में अब वोट की अहमियत को हम ख़त्म करते चले जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा आपने कहा कि आपने बात की और किसी और ने बात की। जिसने बात की उसको शाबाश हो, जिसने नहीं की उससे हमारी दरख्वास्त है कि भाई इस शहर के लिए आप भी आवाज़ उठाइए। और मेरा ख्याल है हम सब की आवाज़ अपनी आवाम के हुकूक़ और अपनी आवाम के साथ जो ज़्यादतियाँ हैं उसके ख़िलाफ़ होनी चाहिए। दुरुस्त है
सर ये मुझे बताइए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्ज सियासत को अगर हम देखें तो नोट करने में आई है ये बात कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को और सूबे की वजारत चलाने वाले जितने लोग हैं, सूबे को चलाने वाले जितने लोग हैं, उनकी तवज्जो ज़्यादातर मरकूज़ होती है कराची को सिंध का हिस्सा बतलाने और जतलाने पर, जो कि हम जानते भी हैं और मानते भी हैं। इसको चैलेंज करना किसी का मकसूद हो भी नहीं सकता। उसके बावजूद भी हर मर्ज़ का इलाज दुरूद शरीफ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट क्यों कर, एक तो जब कुछ कहा जाता है, कारकर्दगी का सवाल किया जाता है तो भुट्टो अचानक से ज़िंदा हो जाता है। ठीक है, वो होगा ज़िंदा, हमें उसकी ज़िंदगी और मौत से कोई सरोकार नहीं, लेकिन एक आम आदमी को ज़िंदा रहने का हक़ ये लोग क्यों कर नहीं देते? देखिए, पीपल्स पार्टी में ये एहसास तो है कि सिंध के शहरी इलाके, सिंध के जो देही इलाकों के लोग हैं, उन्होंने अपने आप को शहरी इलाकों से हमेशा दूर रखा है। पीपल्स पार्टी ने कोशिश की है कि देही इलाकों से ला के लोगों को शहर में बसाया जाए और सिंध के शहरी इलाकों की जो आबादी है, जो उसका तनासुब है, उसको बिगाड़ा जाए। तो उसमें ज़ाहिर है कि उनको पता है कि सिंध के शहरी इलाके उनके नहीं हैं और वो ये बार बार ये कह कर ये साबित करना चाहते हैं कि कराची सिंध का हिस्सा है। हमने कभी ये नहीं कहा कि कराची सिंध का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि अगर कराची सिंध का हिस्सा है तो बाकी इलाकों की तरह यहाँ पर भी डेवलपमेंट पे खर्च होने चाहिए। हम तो ये देखते हैं कि इस सिंध के इस शहर में मुख्तलिफ़ इलाकों में ज़बान की बुनियाद पर तरक्याती काम भी मुख्तलिफ हैं, वहाँ पे सहूलतें भी मुख्तलिफ हैं। आप मलिर डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, वहाँ कोई टूटी हुई सड़क आपको नहीं मिलेगी। वहाँ आप चले जाइए, वहाँ पर से लोग पानी ख़रीद कर, जो कोरंगी डिस्ट्रिक्ट है, यानी आप खोखरा पार और मलिर के अंदर सिर्फ एक सड़क का फ़र्क है। सड़क के इस तरफ पानी मैसर है, सड़क के इस तरफ जो महाजर आबादी है उसमें पानी मैसर नहीं है। तो बात यह है कि सिंध अगर कराची सिंध का हिस्सा है तो सिंध के तमाम शहरी उनके शहरी हैं और वो सिंध के हुक्मरान हैं, वो सिंध के देही इलाके के हुक्मरान नहीं हैं। तो उनका फ़र्ज़ ये बनता है कि शहरी इलाके के लोगों को भी उसी तरह फैसिलिटेट कीजिए, उसी तरह वो सहूलतें फ़राम कीजिए जो आप देही इलाके के लोगों को फ़राम कर रहे हैं। सर, फैसिलिटेशन का ज़रिया मकामी हुकूमतें होती हैं। सूबाई हुकूमत ने तो माज़रत का इजहार कर लिया है, बोल पर बाकायदा उसकी खबर भी चल चुकी है एक रोज़ पहले। सूबाई हुकूमत ने कहा है हमें मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसलिए लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो है वो एक मरतबा फिर नहीं। मरदमशुमारी पर तो ज़ाहिर है हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर मरदमशुमारी दुरुस्त हो जाए तो मेरा तो ख्याल ये है कि सिंध हुकूमत को भी कायम रखने में बहुत मुश्किल हो जाएगी पीपल्स पार्टी को। तो हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसलिए कि देखिए नेशनल फिनोमेना है कि लोग रोज़गार के लिए शहरों की तरफ आते हैं और फिर इंडस्ट्रियल सिटी कराची जो है वो एक आम शहर नहीं है जी। कराची एक इंडस्ट्रियल सिटी है जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ पोर्ट है, जहाँ रोज़गार के बेइंतहा मौक़े हैं। तो इस शहर में पूरे पाकिस्तान से रोज़गार के लिए लोग यहाँ आते हैं और ये इन्फ्लक्स कम से कम 6% पर एनम है। तो अगर आबादी जो बाय बर्थ आपकी बढ़ रही है वो, और फिर 6% जो आप बाहर से इन्फ्लक्स आ रहा है उसको काउंट करें तो 6% कहीं से डिडक्शन भी तो होगी। इसका मतलब है देही इलाकों से आबादी कम हो रही है, शहरी आबादी में बढ़ रही है। तो अगर आबादी के तनासुब से आप कॉन्स्टिट्यूंसीज क्रिएट करेंगे और अगर दोबारा आप डिलिमिटेशन करेंगे तो सिंध के देही इलाकों की तो हुकूमत कायम रह नहीं सकती। पीपल्स पार्टी तो उससे बहुत ज़्यादा खौफज़दा है और यही वजह है कि उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है। कराची की जो मरदमशुमारी में आबादी दिखाई गई उस पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। लेकिन अगेन फिर वही वाली बात, पीपल्स पार्टी अगर इस बात से खौफज़दा है कि वो वजारत आला या इस तरह की चीज़ों से महरूम हो सकती है सही मरदमशुमारी की सूरत में, तो दूसरी जानिब ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिसको कहते हैं लैंडस्लाइड शिकस्त और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों की जीत जो सिंध में हुई, फिर उसको आप क्या कहेंगे? सिंध में जो ज़िमनी इंतखाबात में देखिए, आपको मालूम है कि पंजाब में उस तरह रिज़ल्ट जो रिक्वायर्ड थे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बनाने के लिए, वो पंजाब में बहुत मुश्किल हो रही थी। पंजाब के लोग जो है वो रजिस्ट कर रहे थे और उस तरह चीज़ों को मैनेज करना आसान नहीं था। तो इसमें कोई शक व शुबा तो नहीं है कि यहाँ पर कौमी असम्बली की सीटों के बदले प्रोविंशियल असम्बली की सीटें दी गई और नेशनल असम्बली की सीटें मांगी गई और वो उस पर खामोशी इख्तियार की गई। आप जानते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में जितनी प्रोविंशियल असम्बली की सीटें थी उससे ज़्यादा आज हैं। और ये कैसे मुमकिन है कि एक हल्के के अंदर प्रोविंशियल असम्बली की सीट के लिए तो लोग आपको वोट डालें और नेशनल असम्बली के लिए ना डालें? बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कराची के मुंतखब नुमाइंदों की भी। उनका किरदार भी मुजरिमाना अगर कहा जाए तो रहा है। MQM की तवज्जो आज भी महज मिनिस्ट्रीज़ के हुसूल की जानिब रही है। MQM को पहले कुछ अरसे पहले तक वो उनको अचानक से उनको सूबा चाहिए था। एक अहम रहनुमा है, उन्होंने कहा कि जी जब तक सूबा नहीं मिलेगा तब तक हम जो है वो पीपल्स पार्टी से हमारी जान नहीं छूटेगी। दूसरी जानिब ये भी कहा गया कि हम रैली निकालने वाले हैं पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़।
अच्छा, पीपल्स पार्टी से मामलात इतने ख़राब भी हैं और पीपल्स पार्टी से मामलात इतने अच्छे भी हैं कि एक अहम शख्सियत के साथ ताल्लुक़ात इतने अच्छे हैं कि बीच की एक अहम कड़ी और उन दोनों के ताउन से बाकायदा यहाँ काम भी हो रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे मामलात भी चलाए जा रहे हैं और मुल्क से बाहर बैठी हुई एक अहम शख्सियत उसके साथ बड़े मामलात भी चल रहे हैं। आप समझ रहे होंगे मैं फाइनेंशियल बेनिफिट्स की बात कर रहा हूँ, आप नहीं समझ रहे? नाम लीजिए ना, क्यों नाम नहीं ले रहे? अच्छा, नाम नहीं ले रहे? नहीं, आप नाम लीजिए। नहीं, नाम इसलिए मैं नहीं ले रहा क्योंकि वो बड़े हसास मिजाज के साहब हैं, वो फ़ौरन से नोटिस भेज देते हैं और आप समझ रहे होंगे कि इस एक दौर में नोटिस से बचना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नहीं आरफी साहब, मैं असल में जब तक आप नाम ना लें, मैं बिलावजह गैस करके किसी के बारे में। अच्छा, ये मुझे बताएं, अचानक सुबह चाहिए और शाम को सुबह नहीं चाहिए, इस पर बात करेंगे? देखिए, सूबा, इसमें कोई शक नहीं कि सूबा सिंध के शहरी इलाकों के ऊपर मुश्तमिल एक सूबे की ज़रूरत है। यहाँ के लोगों में एहसास महरूमी ख़त्म करने के लिए यहाँ के लोगों को भी इक़्तिदार में शराकत चाहिए, इक़्तिदार में हिस्सेदार वो भी बनना चाहते हैं जिस तरह बाकी तमाम कौमियतों को एहसास दिलाया गया। देखिए, सूबे बनाए इसीलिए गए थे कि तमाम कौमियतों को उनमें सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन पैदा की जाए, ठीक है ना। वरना तो ज़ाहिर है कि आप 1 यूनिट चलाकर भी पूरी पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी कायम कर सकते थे, लेकिन आपने सूबाई हुकूमत कायम करके उनमें एहसास शराकत पैदा किया। तो जब आप कौमियतों की बुनियाद पर बने हुए सूबों को एहसास शराकत पैदा करने के लिए उनको आप इख्तियार दे सकते हैं, तो ज़ाहिर है कि महाजिर एक अलग कौम है, उनकी ज़बान, उनके कल्चर, उनके माशी मफादात, उनके नफ्सियाती रद्द-ए-अमल सब कुछ मुख्तलिफ हैं। और ज़ाहिर है कि एक कोई ये ग्रोह नहीं है कि कोई गैंग वॉर हो, ज़ाहिर एक कौम है। इस कौम को भी इस मुल्क में इक़्तिदार में हिस्सा चाहिए, उसके लिए सूबा जो है वो रिक्वायरमेंट तो है। अब बात यह है कि देखिए, किसी ऐसे वक्त में नारा लगा देना जब वफाक और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मामलात बेहतर ना हो, तो उसमें तासुर ये जाता है कि आप वफाक के लिए कोई राह हमवार करना चाहते हैं, आप वफाक के कहने पर पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल करना चाहते हैं ताकि थोड़ा प्रेशर माउंट हो और उसके बाद जो है वो वफाक प्रोविंशियल गवर्नमेंट से अपने मामला तय करें। आपको मालूम है कि बहुत सारे मामलात के ऊपर इमरान खान ने रिक्वेस्ट की कि जो कराची के साहिलों पर आपके जजीरे हैं, खुसूसन जजीरे बंडाल, तो वो वफाक को चाहिए। और उन्होंने आइलैंड अथॉरिटी भी इसीलिए बनाई और उस अथॉरिटी को बना के उन्होंने उस पर कहा कि हमारे इख्तियार में है, जिस पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने रजिस्ट किया। तो आज जो कुछ हो रहा है, अगर आप सिर्फ वफाक के लिए रास्ता हमवार करना चाहते हैं तो जाहिर है कि ये पूरी कौम को आप इस्तेमाल करें, वो मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर वाकई आप इसमें सिंसियर हैं तो मेरा ख्याल ये है कि इस किस्म के मामलात में जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं उन्हें गारंटर बनाना चाहिए। अगर कोई आपको इस बात की यकीन दहानी करा रहा है कि वफाक इसमें आपको सपोर्ट कर सकता है, आपको हेल्प आउट कर सकता है, तो फिर आप अगर कहीं कोई रिस्क ले रहे हैं तो उसमें गारंटर्स आप पैदा कीजिए। मैंने माजी में जो एग्रीमेंट्स हुए उसमें मुझे बहुत सारे एग्रीमेंट्स का पता है, उसमें चौधरी शुजात जैसे सीनियर लोग गारंटर हैं। तो आप मतलब सिर्फ नारी के तौर पर इसको इस्तेमाल ना करें। अगर सूबा बन गया, इफ़ एट ऑल वाली बात है, सूबा बन भी गया तो उसमें महाजिर अवाम की तर्जुमानी कौन करेगा? वही जो आज तर्जुमान बने बैठे हैं, वही जो आज वजारतों के मज़े लूट रहे हैं, वही जिनको एक कॉल पे। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आरफी साहब, ये ख़दशात तो ज़ाहिर है आपके बिल्कुल अपनी जगह पर दुरुस्त हैं कि जिन लोगों ने डिलीवर नहीं किया क्या दोबारा वो बिल्कुल आवाम के सरों में मुसल्लत होंगे। देखिए, हमने कभी भी आवाम को ये नहीं समझा कि वो बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं। हमने आवाम के सरों पर हमेशा अपने फ़ैसले मुसल्लत किए और हम क्या मतलब हमारे तो इदारों ने भी हमेशा ये समझा कि वो अक्ल कुल हैं और उन्होंने अपने फ़ैसले मुसल्लत किए कि मतलब उनको ये मालूम है कि ये अच्छा है और ये बुरा है और बाकी पूरी आवाम जो है वो घास खाती है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि कोई आदमी गलत है तो उसके एहतसाब का तरीक़ा ये नहीं है कि आप बग़ैर अदालत के किसी को डंडे मारना शुरू कर दीजिए। आप इंतखाब के ज़रिए आवाम के अंदर अवेयरनेस पैदा कीजिए कि ये चोर है, ये बदमाश है, ये मुल्क दुश्मन है, आवाम उसको रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन आपने आवाम के वोट की तो अहमियत को खुद ही ख़त्म कर दिया कि आवाम के वोट चाहे कहीं भी पड़ रहे हों, डब्बे में से कुछ भी निकल सकता है। तो जब आप इस किस्म के हालात पैदा करते हैं तो अकाउंटेबिलिटी, आप जो सबसे अच्छी अकाउंटेबिलिटी कर सकती है आपकी आवाम कर सकती है, आपने उसको बिल्कुल मायूस कर दिया। आपने अकाउंटेबिलिटी अपने हाथ में रख ली, आप अपनी पसंद और नापसंद की बुनियाद पर जो चाहें फैसले कर लीजिए। देखिए, गद्दारी के सर्टिफिकेट देना, किसी को करप्ट साबित करना, ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि अनहोनी चीज़ है। जिन्हें आप आज करप्ट साबित कर रहे हैं, कल उनके साथ आप बैठ के नेगोशिएट कर रहे होते हैं मामला को। तो कहीं
कोई इस्तकामत तो किसी भी मामले में हमने नहीं देखी। अच्छा, ये मुझे बताइए सर कि पीटीआई अवाम की मसीहा बनकर के उभरी थी। ख़ान साहब को कराची ने बाकायदा एतमाद बख्शा, उनके नुमाइंदे जो हैं वो यहाँ से कामयाब भी हुए, कुछ तो बाकायदा इस वक्त फुल टाइम वज़ीर भी हैं। कहना ये था कि मुल्क का सदर कराची से, बड़े बड़े अहम तरीन वज़रा उनका ताल्लुक़, 3 से 4 वज़रा का ताल्लुक़ कराची से, उसके बावजूद भी पीटीआई की खामोशी, इसे आप क्रिमिनल नेगलिजेंस कहेंगे या दीदा, यानी कोई ऐसी चीज़ है कि जो इन लोगों से मिसाल के तौर पे इत्तेफाकन कोई गलती सरजद हो जाती है लेकिन जिसकी फिर आमदन तसीह के लिए भी कोई आमादा नहीं है? देखिए, आप इसको यूँ कह लीजिए कि एक तो ये कि मैंडेट दिया नहीं गया, मतलब अवाम ने नहीं दिया, किसी और ने दिया। एक बात तो ये आप जहन में रखिए, इसलिए कि देखिए मैं पहले कह चुका था कि इमरान का जो मिथ क्रिएट किया जा रहा है, जो उम्मीद पैदा की जा रही है अवाम के अंदर, ये उम्मीद जब बिखरेगी और जब ये नाउमीदी के अंदर तब्दील होगी तो फिर अवाम के सामने कोई और ऑप्शन बचेगा नहीं। इसलिए कि मैं कई मरतबा कई प्रोग्राम्स में ये बात दोहरा चुका हूँ कि बहुत मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत बाकायदा आपने जो मेन स्ट्रीम की 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उन्हें आपने करप्ट साबित कर दिया, ठीक है। तीसरे से लोगों की उम्मीद थी और अनदेखी उम्मीद थी और लोगों ने आंख बंद करके वोट डाला तब्दीली की उम्मीद पर। उसका फेलियर हमने इलेक्शन के वक्त कह दिया था, इसलिए कि जिन लोगों ने इन्हें सपोर्ट करके या जिन्होंने इनके लिए नताइज बनाए थे उनका मकसद यही है कि ये भी करप्ट, ये भी करप्ट और ये फेल। उसके बाद तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है अलावा इसके कि आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ जाएं। ये उसके लिए राह हमवार की जा रही है। उसमें इमरान खान को हम दोष दें कि इमरान खान कराची में मामलात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं या डेवलपमेंट पे काम नहीं कर रहे, यहाँ के प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे, या हम सिंध गवर्नमेंट को इल्ज़ाम दें। देखिए, कराची के बारे में बहुत सारे लोग ये बातें करते चले आ रहे हैं कि कराची में सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई बाहर से आके यहाँ तब्दीली लाएगा, कोई इन्वेस्टमेंट करेगा। आपने हर चीज़ को, यहाँ से कूड़ा उठाने को सी पैक से मुंसलिक कर दिया। यहाँ की आप कोई सड़क बना रहे होते हैं, आप उसको सी पैक से मुंसलिक कर देते हैं। इस शहर से आप टैक्स ले रहे हो, उस टैक्स में से कुछ इस शहर पे लगा दो, लेकिन आप हर चीज़ दूसरे के ऊपर उम्मीद लगा के बैठे। सी पैक से जोड़ दिया आपने, हर सड़क के सी पैक के मंसूबे के तहत ये बनेगी। तो इस शहर में कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, ना वफाक ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जिससे बहुत सारे खदशात जन्म ले रहे हैं कि क्या इस कराची के बारे में कोई और इससे बड़े फैसले हो चुके जो हमें नहीं मालूम, जिसकी वजह से कराची में वफाक और प्रोविंशियल क्या फैसले हो सकते हैं? देखिए, कराची के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं और कराची के मामला से आप अपने आप को लाताल्लुक़ करते चले जा रहे हैं तो ज़ाहिर खदशात यही पैदा होते हैं कि भाई कराची के फ्यूचर किसी और के हवाले किया जा रहा है, आप क्या सिक्योरिटी सिर्फ करेंगे? मतलब यहाँ डेवलपमेंट अगर कोई और करेगा तो वो क्यों करेगा? इस शहर में वाटर बोर्ड के लिए आपने कहा कि वाटर बोर्ड में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमने अनाउंस कर दिए। आरफीन साहब, एक प्रोजेक्ट सिर्फ गवर्नमेंट के पैसे का नहीं है, एक प्रोजेक्ट वफाक के पैसों का नहीं है। इमरान खान साहब ने आगे यहाँ पे 1100 अरब रुपए का अनाउंसमेंट करके चले गए, वर्ल्ड बैंक के पैसे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि वर्ल्ड बैंक आपसे कौन सी मोहब्बत है कि यहाँ पर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेगा? या तो वो किसी के आने से पहले यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना चाहता है, वाटर बोर्ड के ऊपर कई बिलियन डॉलर यहाँ पे खर्च करने के लिए वो तैयार हैं। पूरा सिस्टम वो रिवैम्प करेंगे जिसके अंदर निकासी का बंदोबस्त भी और पानी की फराहमी का बंदोबस्त भी। तो बात ये कि वो अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किस उम्मीद पे कर रहे हैं, किस लालच में कर रहे हैं? आपसे हमदर्दी की बुनियाद पे कर रहे हैं तो मतलब इस पानी से ज़्यादा ज़रूरी तो यहाँ की कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ हैं, उस पर पैसा क्यों नहीं लगाते? इसलिए कि वो उनकी ज़रूरत नहीं है। आने वाले वक्त में इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरी समझ में ये नहीं आता कि एक तवील अरसे तक इस शहर के अंदर, तवील अरसे से इस शहर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। इस शहर में तमाम चीज़ें हम अपने पैसों से ख़रीद कर इस्तेमाल करते हैं। चाहे पानी हमें चाहिए तो हमने पानी ख़रीदना है, अगर हमें सफ़र करना है तो हमें ऊबर या करीम लेनी है, रक्षा लेना है या टैक्सी लेनी, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। आपके यहाँ खुदा न खास्ता कोई मर जाए तो आपकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई एम्बुलेंस सर्विस तक नहीं है, आपको एरियो छिपा की एम्बुलेंस दरकार होंगी। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट बेपनाह टैक्स लेने के बाद इस शहर को डिलीवर क्या कर रही है? सब कुछ अगर हम अपने पैसों से ख़रीद रहे हैं या सब कुछ बाहर से पैसा आ रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, जिस तरह मैंने कहा कि वर्ल्ड बैंक ने पैसे दिए वाटर बोर्ड की निकासी
और फराहमी के मामला को बेहतर करने के लिए। तो आप क्या लगा रहे हैं? और अगर ये सब कुछ बाहर से आ रहा है, इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा है, वो क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? ये बहुत सारे खदशात हैं जो मेरे जहन में आते हैं और इसी तरह लोग भी सोचते हैं। अच्छा सर, ये मुझे बताइए पीटीआई के एमएनएज़ की हम बात की लेते हैं। पीटीआई के एमएनएज़ शिकायत करते हैं, जब उनसे मेरी गुफ्तगू होती है वो कहते हैं कि जी हम कराची के किसी इशू पर अगर असम्बली में बात करना चाहें तो हमें स्पीकर की जानिब से इजाज़त नहीं है कि पार्टी के मौक़िफ़ से कंट्राडिक्ट करती है हम कोई बात कर सकें। पार्टी का मौक़िफ़ ऑफ द रिकॉर्ड जो उनसे जो गुफ्तगू हुई ऑफ कैमरा, तो उन्होंने ये कहा कि हमें बाकायदा तौर पर ममानियत है कि हम कराची के पानी, बिजली या कोई भी इशू हो हम उसके ऊपर बात नहीं कर सकते, मामला टेकअप नहीं कर सकते। जब मैंने पूछा कि फिर आप एमएनए क्यों हैं, तो उनके पास सवाल का कोई जवाब नहीं था। देखिए मैंने तो सर यहाँ ब्रेक की इमीडिएट ब्रेक की कॉल दे दी गई है। ब्रेक से वापस आऊँ, इसी सवाल का जवाब आपसे लेंगे। नाज़रीन, आफाक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, लेकिन यहाँ जाएंगे एक कमर्शियल ब्रेक पर। वेलकम बैक नाज़रीन। दस्तूर हमारे मेहमान आफाक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी आफाक साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक अदद सवाल दागा था, अगर आप उसका जवाब देना चाहें। सवाल दोहरा दीजिए। अच्छा सर, मैं भी याददाश्त के मामले में काफ़ी मेरा ख्याल है हम दोनों गलत आदमी एक साथ बैठ गए। सर ये मुझे बताइए, बड़े मामलात हैं, सिंध कहता है कोरोना बेहतर हो रहा है, वहाँ से एक टिकर चल जाता है वफाकी वजारत सेहत का कि सूरत हाल तशवीशनाक है। अब मैं उसको सही समझूँ या इसको सही समझूँ? घर जाता हूँ, मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो कहते हैं कि जी मामलात अब कुछ दिनों के लॉकडाउन के बाद कंट्रोल हो रहे हैं। आदमी सोता है ये सुन करके कि यार सुबह उठूँगा तो कोई अच्छी खबर देखने के लिए मिलेगी। सुबह बाकायदा कोई इससे खौफनाक खबर दाग दी जाती है कि कोरोना में तशवीशनाक इजाफा। आज एक लतीफ़े वाली ख़बर ये आई है कि जनूबी अफ्रीका और भारतीय इक़साम भी, वो भी अल्लाह का शुक्र है हमने दरियाफ़्त कर ली है। सर अगर हम इसी हिसाब से चीज़ें दरियाफ़्त करते रहे तो फिर बाकी सारी इजाज़ात को मेरे ख्याल तल्फ़ करना पड़ेगा हमें। देखिए हाफिज़ साहब, बात ये है कि कोरोना है और सबको एहतियात भी करनी चाहिए, लेकिन जो हुकूमती इक़दामात हैं ना, उससे लोगों में तासुर ये जा रहा है कि कोरोना है नहीं, उससे डराया जा रहा है। अगर ये सीरियस होकर सिंसियर एफ़र्ट्स करें और बग़ैर किसी इम्तियाज़ी सलूक के, देखिए हैदराबाद की मुझे इत्तला है, हैदराबाद शहर के लोगों में से कहीं कोई पेशेंट ऐसा नहीं था कि जिसको हम कहीं हैदराबाद शहर से ताल्लुक़ रखता है और कोरोना के अंदर ये एडमिट हुआ है, लेकिन पूरा हैदराबाद सील कर दिया जबकि पेशेंट इंटीरियर सिंध के थे। तो ये जो आपका इम्तियाज़ी सलूक है ये गलत है। फिर दूसरा, आप जिस किस्म की पॉलिसीज़ बना रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपने कहा कि शाम 6 बजे तक जो है वो कारोबार होगा, फ़लाँ दिन बंद होगा, फ़लाँ दिन खुलेगा। आपने ताजिरों से मुशावरत तक नहीं की। अगर आप ये चाहते हैं कि रश कम हो तो आपको तो चाहिए कि आप ये कहें कि जनाब आप 24 घंटे कारोबार खोलिए, ताकि जिसको जिस वक्त सहूलत हो, जिस वक्त रश कम हो, उस वक्त जाकर वो ख़रीदो फ़रोख्त कर ले, बचा जा सकता है। हमने हमेशा देखा है कि अगर आप वक्त कम कर देंगे आप ख़रीदो फ़रोख्त के लिए, तो जितने लोगों को 8 घंटे में ख़रीदो फ़रोख्त करनी है वो 2 घंटे में करेंगे, तो रश तो बढ़ेगा, तो आप रिस्क बढ़ा रहे हैं। इसका मकसद है कि आपका मकसद इन तमाम इक़दामात का ये नहीं है कि आप कोरोना से लोगों को बचाएं, बल्कि इस कोरोना की आड़ में आप इस शहर के अंदर मुआशी तौर पर लोगों को तबाह करना चाहते हैं, या आप इस शहर में लोगों को SOPs के नाम पर लूटना चाहते हैं। और ऐसा हो रहा है। कल करीमाबाद पे आपने 450 दुकानें सील कर दी, आपने दुकान जोड़िया बाज़ार बंद कर दिया, जोड़िया बाज़ार आपने बंद कर दिया। आप फिर आप लोगों के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। आप बेटे के सामने बाप को थप्पड़ मारते हुए मोबाइल में लेके जा रहे हैं, और उसके बाद जो है वो लोगों को कहा जाता है कि आप DC ऑफिस आ जाइए, आप जो है वो थाने आ जाइए, और उसके बाद वहाँ आप अगर किसी ने कोई गलती की है, अव्वल तो ज़ाहिर है कि ये SOPs की खिलाफ वर्जी इतना बड़ा जुर्म नहीं है जिस पर आप लोगों को जेल भेज दें, लेकिन अगर आपने कोई चालान कर दिया है तो आप कोर्ट में उसका चालान पेश कर दीजिए, वो कोर्ट चला जाएगा। कल 450 दुकानें सील की हैं करीमाबाद की, और सबको कहा गया DC ऑफिस आओ। क्यों है DC ऑफिस? सेटिंग। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो ज़ाहिर है कि लोग ये समझेंगे ना कि कोरोना की कोई हकीकत नहीं है, बल्कि कोरोना के नाम पे हमें डराया जा रहा है, तो लोग फिर बदएहतियाती करेंगे। आप उन्हें सिंसियरली आप बताइए कि साहब कोरोना है, लेकिन आपको उसके लिए ये एहतियात करनी है, उसमें आप लोगों की मावनत कीजिए, आप उन्हें सहूलत फराहम कीजिए।
आप 24 घंटे कारोबार खोल दीजिए ताकि लोग अपनी सहूलत के मुताबिक जाके कारोबार कर लें, ख़रीदो फरोख्त कर आपने लें। एक जुमला कहा था मुझे आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, अगर मैं सही याद कर रहा हूँ, दिल्ली की नहारी पर एतराज़ है और शाहीन की कढ़ाई। हाँ, मैंने आफरीन साहब वो रवानी में कहा था ये बात, लेकिन ये बात हकीकत है कि मैंने जब ये कहा कि भाई महाजर डोमिनेटेड एरियाज़ को आप लश्कर कशी करके आप सील कर देते हैं, भंग करो, खौफ फैलता है लोगों में। इवन यहाँ तक हुआ कि ईद में लोगों ने कारोबार कर रहे थे तो आके कोई जारी हुआ हुक्मनामा सिंध गवर्नमेंट का, आके आपने डंडे बरसाना शुरू कर दिए और लोग शॉपिंग कर रहे थे, ख़वातीन शॉप्स के अंदर मौजूद थी, आपने शटर गिरा दिए, ख़वातीन महसूर हो गई, लोगों ने रो रो के दरख्वास्त की कि हमारी बहन अंदर रह गई है, हमारी माँ अंदर रह गई है। ये रवैये जो है ज़ाहिर है कि आप महाजिर आबादी में दिखा रहे होते हैं। एक बच्चे का मैंने क्लिप देखा आरफिन भाई, आप यकीन नहीं करेंगे, 12 साल का बच्चा, उसको पूछ रहे थे कि आपने लॉकडाउन के अंदर कारोबार खोला, हाँ हमारा हक़ है, हम कारोबार नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से। उसने कहा भाई लॉकडाउन है, आप अगर लॉकडाउन हो कोई भी हो, उन्होंने कहा पुलिस आ जाएगी, कहने लगे आ जाए, हम पुलिस को मार के भगाएंगे। उन्होंने कहा भाई लॉकडाउन में फला की दुकानें बंद हैं, कहने लगे वो महाजिर आबादी में बंद है, हमारी आबादी में कोई बंद नहीं कर सकता। ये छोटा सा बच्चा कह रहा है, और हकीकत है कि आप जिसके ठेले पे से चाहें आप महाजिर आबादी में आप फ्रूट उठा लेते हैं, किसी पठान के ठेले से एक अदद सेब उठा के कोई दिखाए। लेकिन ये इस प्रोग्राम के बाद ये जो कमेंट्स आएंगे उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला ये फ़िरका वारियत के भी कमेंट्स होंगे, उसमें मसलक परस्ती के भी कमेंट्स होंगे, उसमें रेसिज्म के भी कमेंट्स होंगे। मैं देखिए मैं बात करता हूँ, आप जुल्म जब अगर कौमियत की बुनियाद पे करेंगे, महाजिर फ्रूट का ठेला लगा के खड़ा हुआ, उसका ठेला आगे कोई मतलब ऐसे पलट देगा और सामने पठान जो है वो लुंडा के जूते बेच रहा हो और उसको कोई पूछने वाला ना हो, तो क्या मैं ये ना कहूँ कि ये महाजिर बुनियाद पर या लसानी बुनियाद पर आप इक़दाम कर रहे हैं। मेरी आबादी के साथ आप डिगरोड शाह फैसल कॉलोनी चले जाइए, शाह फैसल कॉलोनी के बाद नाता खान खुला हुआ है, शाह फैसल बंद पड़ा हुआ है। आप रफ़ायाम चले जाइए, महाजिर आबादी है वो बंद पड़ी हुई है, टोटल ऐसे जैसे कर्फ्यू लगा हुआ है। ग्रीन टाउन खुला हुआ है, क्यों खुला हुआ है? आप बनारस वहाँ चले जाइए, आपका औरंगी टाउन टोटल आप बंद कर देते हैं महाजिर आबादी। बनारस जाइए, खुला हुआ है। ये आप जो आपकी जो डिस्क्रिमिनेटरी इक़दाम हैं, ज़ाहिर है उससे भी ये नहीं कहूँगा कि आप लसानी बुनियाद पर सारे इक़दाम कर रहे हो। लसानियत अगर आप कह रहे हैं लसानियत फैल रही है तो लसानियत तो ज़ाहिर है कि आप फैला रहे हैं, हम थोड़ी फैला रहे हैं। हमने तो अपने आप को महाजिर भी उस वक्त कहा ना जब आपने ज़बरदस्ती हमारे सर पे मुसल्लत कर दिया इस लफ्ज़ को, वरना तो हमारे बाप दादा यहाँ ये कहकर थोड़ी आए थे कि हम कोई महाजिर बनने जा रहे हैं। तो आपने हमें नहीं तस्लीम किया ना, तो लसानियत कौन फैला रहा है? जो हमारे साथ लसानी बुनियाद पर। तो वो जो उर्दू बोलने वाले सिंधी हैं जो इंतखाबात में महाजिर हो जाते हैं, फिर यहाँ उन पर तबर्रा क्यों नहीं हो? देखिए ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं कि उर्दू बोलने वाले सिंधी, देखिए जब इलेक्शन आते हैं तो सब महाजिर मतलब तराने गा रहे होते हैं, सब बेहुदा हरकतें हो रही होती हैं। मेरा ख्याल है कि इस पर बहस बेकार है। सर सिंध हुकूमत के कुछ अच्छे इक़दाम भी हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ बुरा हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है सिंध में कच्चे के इलाके में अब डाकुओं के कलाकमा के लिए बाकायदा ऑपरेशन तैयार हो चुका है। ये अलग बात कि हफ्ता भर कवरेज करवाई गई है, पहले शो शाह खूब हुई है ठीक ठाक। वफाकी वज़ीर दाखिला भी आए, क्यों आए ये उनको भी नहीं पता, मेरा ख्याल है भेजने वालों को अगर पता हो तो पता हो, मुझे तो नहीं पता चला। वो आए, उन्होंने चाय पी, मुराद अली शाह साहब के साथ तस्वीर खिंचवाई, उसके बाद मुराद अली शाह साहब से कहा कि रेंजर्स हाजिर है अगर आपको चाहिए तो, उन्होंने कहा सानू की। उसके बाद उन्होंने एक लंबी सी लिस्ट शेयर कर दी कि हमें ये चीज़ें चाहिए। अब वहाँ पे हर दूसरे दिन खबर आ रही है, हर दूसरे घंटे पे कि इतने ठिकाने तबाह कर दिए, इतना असला रिकवर हो गया। वो जो डाकू था वो अल्लाह मारा तो चला गया, अब ये असला पकड़ करके क्या होगा? ऐसे असला तो 90 से भी बहुत मिला था। पाकिस्तान की कराची की तारीख का सबसे ज़्यादा हैवी असला वहाँ से बरामद हुआ था, उसके बाद वो भी तल्फ। देखिए आरफी साहब, सिंध के जो रूरल एरियाज़ हैं तो आपके इल्म में है कि वहाँ पे वडेरा जो है उसी की सिर्फ अमलदारी होती है, वहाँ थाने के SHO की भी अमलदारी नहीं होती, वहाँ किसी कानून की अमलदारी नहीं होती। और मेरा ख़्याल ये है कि सिर्फ शहरी इलाके हैं जहाँ पर मुकदमात दर्ज भी होते हैं और उन मुकदमात की बुनियाद पर लोग गिरफ़्तार भी होते हैं, वरना ज़ाहिर है कि फ़ैसले सारे के सारे वडेरे करते हैं। और कच्चा इलाका हो या पक्का इलाका हो, वो वडेरे की अमलदारी है। उस कच्चे के इलाके में अगर कोई रह रहा है तो मुख्तलिफ़ वडेरों की रस्साकशी तो हो सकती है, लेकिन वडेरों की मर्ज़ी के बगैर कच्चे में कोई रह नहीं सकता। तो अगर ऑपरेशन से वफाक को रोका गया है तो उसकी वजह शायद यही है कि सिंध के जो कच्चे के इलाके हैं वहाँ पर अगर कोई डाकू रहते हैं, अगवा बराए तावान के केसेस होते हैं, लोगों को ले जाकर रखा जाता है तो वो हरकारे किसी और के हैं।
अगर फ़ौज ऑपरेशन करती, रेंजर्स ऑपरेशन करती और वहाँ के डाकुओं को अगर वो गिरफ्तार करती, तो ज़ाहिर है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, वो चौथे दिन कम अज़ कम अपने आकाओं के नाम बताते, जिससे बहुत सारे लोग एक्सपोज होते, जिसकी वजह से वफाक को ऑपरेशन से रोका गया। अच्छा सर, ये फिर वफाक वज़ीर दाखिला तो आए थे, उन्होंने आके डीजी रेंजर से भी मुलाकात की, कराची में अमन अमान की सूरत हाल पर भी बात हुई। कराची में अमन अमान, आप इसकी फ़िज़ा को कैसे देखते हैं? कराची में हर घर के बाहर कहीं ना कहीं लूट मार जारी है, आपको अपने दरवाजे पे लूट लिया जाता है, बल्कि अब तो घरों में घुस के बाकायदा डकैतियों की वारदात। बिल्कुल हाफिज़ साहब, बहुत बुरी सूरत हाल है। देखिए, हम सबको इस बात पे बहुत संजीदगी से आवाज़ भी उठानी चाहिए और लोगों में अवेयरनेस भी पैदा करनी चाहिए कि देखिए, पूरी पुलिस को आपने लूट मार पे लगा दिया कि आप SOPs को बुनियाद बनाकर दुकानें सील कीजिए। पूरी ज़िले इंतज़ामिया इस पर टूटी हुई है। अवाम जो महंगाई के मारे हैं, 84 रुपये दूध की सरकारी कीमत आपने रखी और वो 140 रुपये बिक रहा है। किसी ज़िले इंतज़ामिया के अफसर को, किसी असिस्टेंट कमिश्नर को ये फुर्सत नहीं है कि वो उनसे जाके अपने उस फैसले पर अमल दरामद करा दे, लेकिन मार्केटें सील करने में सब मसरूफ़ हैं और मार्केटें सील करके भारी रकूमात वसूल की जाती हैं। मैंने कहा कि बाकायदा पहले उनके हरकारे जाके ये देखते हैं कि इसकी डेली की आमदनी कितनी है। बहुत सारे कराची के अंदर इस किस्म के काम हैं कि जिनकी एक एक दिन की आमदनी 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए है, यानी जो सेल है, तो बाकायदा वहाँ आके उनको सील किया जाता है किसी भी बहाने से, और उसके बाद उनके हरकारे कहते हैं साहब 1 हफ्ते की छुट्टी पे जा रहे हैं। इसका मतलब 1 हफ्ते तक के लिए तुम्हारी शॉप सील हो गई, तुम्हारा आउटलेट सील हो गया। आदमी 1 हफ्ते की अपनी सेल कुर्बान करने की बजाय वो कहता है ठीक है 1 दिन की सेल आप ले जाइए, लेकिन खोल दीजिए। इस तरह शहर को निचोड़ा जा रहा है, लूटा जा रहा है। अब अगर इन हालात के अंदर मैं ये कहूँ कि भाई ये सिर्फ आप हमारे महाजरों के साथ कर रहे हैं या उन एरियाज़ में ये बदमाशी हो रही है जो महाजर डोमिनेटेड एरियाज़ हैं, तो इसका मकसद ये नहीं है कि मैं कोई अज़बियत फैला रहा हूँ। मैं निशानदेही कर रहा हूँ कि खुदा के वास्ते ये मत करो, इसलिए कि इससे कोई भी अलमिया जन्म ले सकता है। देखिए, किसी को एहसास हो या ना हो, आप बुशरा ज़ैदी केस से पहले के हालात का अगर कभी आप रिकॉल करें कि बुशरा ज़ैदी केस से पहले क्या होता था कि मज़दाओं में पठान अपने एरिए में ले जाकर बस रोक कर लोगों को उतार के मारता था, और ज़ाहिर हम सब बेबस थे। अंदर से लोग, उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी, उनके अंदर गुस्सा बढ़ रहा था। तो क्या अब बुशरा ये कहा ज़ैदी जा का सकता एक केस था जिससे पूरा शहर आग की लपेट में आ गया था। जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ उसी तरफ जा रहा है कि खुदा ना करे कोई एक हादसा किसी बड़े अलमिया का सबब ना बन जाए। तो हम तो निशानदेही कर रहे हैं कि CM साहब, बिलावल भुट्टो साहब, खुदा के वास्ते इस ज़िले इंतज़ामिया को लगाम दीजिए कि ये जो कुछ कर रहे हैं ये कराची में किसी बहुत बड़े अलमिया का सबब ना बन जाए। सर, तो क्या ये कहा जा सकता है इख्तिसार के साथ कि खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे किसी और MQM की आमद हो सकती है? देखिए, जहाँ फिर कोई सेक्टर इंचार्ज पुलिस वालों को देखिए आप सबक सिखा रहा हो। नहीं, देखिए सिर्फ आप MQ मत कहिए। मुमताज़ भुट्टो ने एक ज़माने में बहुत अज़बियत के मुजाहरे किए। उन्होंने कहा कि सिंध की जो ज़बान है वो सिर्फ सिंधी होगी। उन्होंने महाजरों को बहुत बुरा भला कहा। नतीजा क्या निकला? मतलब कोई उस वक्त MQM थी, रईस अमरूवी का सिर्फ एक कता था जिस पर भुट्टो साहब को बैठकर मुज़ाकरात करने पड़ गए थे। इसका मकसद ये है कि लोगों की फ्रस्ट्रेशन को आप उस मुकाम पे मत पहुंचाएं जहां वो सब कुछ नफ़े नुकसान की परवाह किए बगैर कोई रोड पे आ जाएं। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो भुट्टो साहब थे जो बाकायदा उसे कते से मुतासिर होकर के या हालात को देख करके और वो मेज़ पर आ गए। लेकिन यहाँ कता तो मुमकिन दूसरे जो भुट्टो हैं उनको भी मेरे ख्याल है हालात की संगीनी का, देखिए मतलब वो ज़ाहिर उर्दू में कता था, मुमकिन है उसके मायने भी उनको ना पता हो, तो कते से मुतासिर हो गए नहीं, लोग रोडों पे आ गए थे। रईस अमरूवी साहब हादसाती तौर पर इस कौम के लीडर के तौर पर इमर्ज कर गए थे, उनसे मुज़ाकरात करने पड़े, लसानी मुआहदा हुआ। आज जो 60-40 का तनासुब है, इस एक वक्त में क्या देख रहे हैं आप? इस एक वक्त में कोरोना के हवाले से जो भी आप बातें कर रहे हैं, दुकान सील कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, मुमकिन तौर पर या हादसाती तौर पर कौम का अगला, उर्दू बोलने वालों का अगला रहनुमा कौन हो सकता है? देखिए, रहनुमाओं के बारे में मैंने हमेशा कहा कि रहनुमा जो है ना वो मतलब आप तराशते नहीं हैं बन जाते, बल्कि हालात लीडरशिप क्रिएट करते हैं। कॉमन एनिमी और कॉमन गोल, ये कहीं पर भी किसी भी जगह कभी भी कोई भी लीडरशिप क्रिएट कर सकता है। अल्लाह की अमान। नाज़रीन, यह वक्त है प्रोग्राम में एक मुख्तसर सिक पर जाने का।
महक नाज़रीन, दस्तूर आफाक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये मुझे बताइएगा, सूबा भी अपनी जगह मौजूद है, गुड गवर्नेंस के दरिया बहाए जा रहे हैं, विफाक भी अपनी जगह मौजूद है, तब्दीली सरकार भी अपनी जगह मौजूद है, नाम नहाद रियासत मदीना की बढ़ाए चढ़ावे भी हो रहे हैं, बाकायदा गीत भी गाए जा रहे हैं कि GDP ग्रोथ ये हो गई वो हो गई। कराची को कोई जिसको कहते हैं एक रत्ती बराबर भी अटेंशन देने के लिए तैयार नहीं है। कराची में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर एक इदारा जिसको मैं कहा करता हूँ वो के इलेक्ट्रिक मौजूद है, साबका KESC मौजूदा के इलेक्ट्रिक। इमरान खान हो या अंपायर्स हों या वो जो अपने आप को आज़ाद बतला करके किसी को भी 1 मिनट में सामने खड़ा कर लेते हैं वो हों, या ये जमहूरिये हों या कोई भी हो, किसी में इतनी दम नहीं है, इतना मजाल नहीं है कि के इलेक्ट्रिक को बुला करके पूछ ले कि भाई ये क्या हो रहा है। 2 बजे रात को लाइट जाएगी या सुबह 5 बजे जाएगी, किसी को कुछ नहीं पता। 14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। अल्लामा असद उमर और मौलाना उमर अयूब साहब, उनके सारे फतावे वो सब दरिया बुर्द समंदर बुर्द हो गए। वो कराची के लिए जो खुशियों की गंगा बहाई हुई थी कि अब लोड शेडिंग ख़त्म, इजाफी हमने वो बिजली दे दी, वो किधर जा रही है, किसके घर में? देखें यार, के इलेक्ट्रिक के बारे में जब आप बात करते हैं ना, तो एक बात तो ये आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि के इलेक्ट्रिक जो है वो अगर किसी बैनुल अक़वामी सतह के किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन का भी ये कोई इदारा होता ना तो वो जवाबदेह होता। ठीक है ना, मुमकिन है किसी अरबी लिबास में किसी को दिखाया जा रहा हो, लेकिन ये के इलेक्ट्रिक जिन लोगों की मिल्कियत है ये वही लोग हैं जो जवाबदेह नहीं है, जिसकी वजह से आज तक आरफी साहब मैं आपसे बिल्कुल बग़ैर किसी हिचकिचाहट की ये बात कह रहा हूँ, और आप सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड उठा लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में आज तक के इलेक्ट्रिक आप KESC को जो आपने बेचा, जो एग्रीमेंट हुआ वो एग्रीमेंट आज तक सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद। कितने पावरफुल लोग होंगे, और ये कोई बैनुल अक़वामी किसी ताजिर का काम नहीं हो सकता। अब उसके बाद आप ये कहिए कि साहब के इलेक्ट्रिक यहाँ पर क्या डिलीवर कर रही है और के इलेक्ट्रिक जो है वो कितना कमा रही है, तो ज़ाहिर है कि कमाने के तरीक़े इसी तरह होते हैं कि तमाम फ़वाइद के बावजूद वफाक को हुक्म होता है और वफाक उसके बाद उनको बेल आउट पैकेज देता है इस प्रॉफिट के अलावा। लेकिन और भी चीज़ें तो हैं जो मुश्तबा हैं। मिसाल के तौर पे MQM कभी जा कर के वहाँ मुजाहरा नहीं करती के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर। किसके खिलाफ नहीं कर सकते, सबको पता है। ठीक है, अच्छा, जमात इस्लामी वाले वाहिद हैं कि जो जा कर के वहाँ मुजाहरे की ज़रूरत रखते हैं और वो करते हैं। इसलिए करते हैं कि वो कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि उनको वहाँ पे घर की बात है इसलिए कर सकते हैं। किसी से खुश हैं आफाक अहमद साहब? मैं अपने आप से खुश हूँ, मुतमईन हूँ कि जो मेरे बस में है वो मैं करने की कोशिश करता हूँ और मुनाफकत नहीं करता। अच्छा, आपको पता है बहुत सारे लोग आपको मैं ये बाकायदा मक्खन नहीं लगा रहा हूँ, मैं बदतमीज़ कहते होंगे, मैं ऐसे नहीं, बहुत सारे लोग आपसे बहुत सारी बातों पे इख्तलाफ करने के बावजूद भी आपको अमली सियासत में ज़्यादा फ़ाल देखने के ख़्वाह हैं, मगर आप इस मामले में सुस्त ज़्यादा हैं या आप अब प्रैक्टिकली मायूस हो चुके हैं इन सब चीज़ों से? आपने कहा यार बस चलने दो। मैंने आपसे कहा मैं खुश हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मायूस हूँ। मैं जितना काम करता हूँ अल्लाह ने उससे ज़्यादा रिज़ल्ट दिया, और जितना मैं काम करता हूँ मैं समझता हूँ कि मैं अपनी बिसात से बढ़ के करने की कोशिश करता हूँ। मैं सुबह फजर के बाद उठता हूँ, उसके बाद से मैं काम करता हूँ और सिर्फ यही काम करता हूँ। देखिए मेरे बस में जो चीज़ है, मैं बंदूक लेके लड़ नहीं सकता, ठीक है ना, उससे कोई फ़ायदा भी नहीं है। मैं लोगों को उनमें अवेयरनेस पैदा कर सकता हूँ, मैं उनकी रहनुमाई करने की कोशिश कर सकता हूँ कि ये गलत रास्ता है और ये दुरुस्त है, और वो मैं दिन भर करता हूँ और उसमें मुझे कामयाबी हुई है। देखिए लोग कुछ भी कहते रहें, लेकिन मैं अपने आप से मुतमईन इसलिए रहता हूँ कि मैं अपना हक़ अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपना फ़र्ज़ अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। नताइज की परवाह मैंने कभी भी नहीं की, इसलिए कि मैं जहाँ कौम परस्त हूँ वहाँ थोड़ा सा रिलीजियस भी हूँ। तो मुझे मालूम है कि नताइज का इख्तियार तो अल्लाह के महबूब जिसके लिए ये कायनात खुदा ने तख्लीक की, उसको अल्लाह ने नहीं दिया। जब वो अपने चचा से ज़िद कर रहे थे कि कलमा पढ़ लीजिए और फिर बाद में इसरार करते रहे कि मेरे कान में पढ़ लीजिए, तो हुजूर की इस बेचैनी को देख के जिब्राइल अमीन को अल्लाह ने भेजा
और कहा है मोहम्मद आप कोशिश कीजिए, हिदायत देना ना देना तो हमारे इख्तियार में, बेशक। तो नताइज का इख्तियार तो अल्लाह के महबूब के हाथ में भी नहीं था। लेकिन एक वो थ्रस्ट नहीं होती, एक कि कराची में एक मायूसी है, एक सरासीनगी सी है, वेयर टू गो, किससे बात करूं, कौन है मसीहा, हर आदमी बेचैन है। मैं जिन लोगों से मिलता हूं वो उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब हम किसके पास जाएं, वो एक यतीमी वाली सूरत हाल होती है। तो आफाक अहमद एक हंगामी दौरे करें, जलसे करें, जुलूस करें, लोगों में जाएं, मिलें, इस तरह की कोई चीज़ नहीं, मुमकिन है? देखिए, मैं अब जो कुछ कर सकता हूँ मैं करता हूँ, लेकिन देखिए लोगों की ये सब कुछ भी उन्हें अच्छा लगता है जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं। लेकिन मैं लोगों से मिलता हूँ ना, तो लोगों की भी ये ख्वाहिश होती है आफाक भाई सबको एक हो जाना चाहिए, आफाक भाई सबको एक हो जाना चाहिए। मैं उसके ऊपर कभी भी कोई बहुत जज्बाती बात इसलिए नहीं करता कि किसी को नागवार ना गुजरे। लेकिन परसों एक प्रोग्राम में टीवी के मुझसे बार बार इसरार किया कि आफाक भाई क्या सब लोग एक नहीं हो सकते? तो मैंने कहा कि देखिए मेरे अल्ताफ़ साहब से इख्तिलाफ़ात किस बुनियाद पर थे? इस बुनियाद पर कि आप लफ्ज़ महाजिर से जो इनहराफ कर रहे हैं, दस्तबरदार हो रहे हैं, ये कौम के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप अपनी शनाख्त से इनकार करने के बाद अपने हक़ का दावा नहीं कर सकते। आपकी एक शनाख्त रिकगनाइज़ हुई है, उस शनाख्त से आप अपने आप को दस्तबरदार मत कीजिए। उन्होंने नहीं बात मानी। मैंने कहा मैं आपके साथ इस बुनियाद पर काम नहीं करूँगा मुत्तहदा के नाम पर, और मैंने अलहदगी इख्तियार की। आज जितने भी लोग हैं, जिन लोगों की जो ख्वाहिश है कि सबको एक हो जाना चाहिए, मैंने कहा कि देखिए मैं सबका एहतराम करता हूँ। जो लोग जिस नाम पर जिस तरह भी कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं, मैं सबका एहतराम करता हूँ। लेकिन कौम को ये अपने तौर पर जायज़ा लेना चाहिए कि जिन लोगों के एक होने के लिए सबकी ख्वाहिश है, वो सब एक स्कूल ऑफ थाट के लोग हैं और किसी एक जगह से अपने आप को डिसएसोसिएट करके अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की। बिल्कुल क्लियर कि हर एक को जस्टिफाई करना चाहिए कि उसने अल्ताफ़ को क्यों छोड़ा। अगर इस वजह से छोड़ा कि अल्ताफ़ ने महाजिर लफ्ज़ से दस्तबरदार किया था, तो क्या आज वो महाजिर नाम पर काम कर रहे हैं? अवाम को सोचना चाहिए। अगर इस वजह से उन्होंने अल्ताफ़ से अपने आप को डिसएसोसिएट किया कि अल्ताफ़ ने मुल्क दुश्मनी की बात की, तो क्या 2007 में ये लोग पानी को मम्मम कहते थे, खाने को हप्पा कहते थे, ये फीडर से दूध पीते थे? 2007 में अल्ताफ़ ने जहर अफशानी की इंडिया में बैठकर। ये सारे लोग टीवी पर बैठकर वकालत करते थे अल्ताफ़ की। अगर किसी के ले जाने पर, जिसका मैं कहता हूँ ठाकुर का शुक्रिया कि वो ले गया, तो ठाकुर के ले जाने पर अगर आपने वफ़ादारी तब्दील की, किसी के कहने पर वफ़ादारी तब्दील की, तो इसका मकसद ये है कि आपने नज़रियाती इख्तिलाफ़ की वजह से नहीं की, और किसी के कहने पर की, और किसी ने आपको अलहदा करके ग्रुप बनाए, उसके पीछे उसके कोई मकासद होंगे ना। वो उन मकासद को पसे पुश डालकर दोबारा आपको एक क्यों होने देगा? और आप में क्या इतना दम है कि आप उनकी ख्वाहिशात को, उनके अहकामात को डिफ़ाई करके आप रिस्क लेके एक होने की कोशिश करें? अगर आवाम ये समझती है कि हाँ ये कर सकते हैं, तो सबको एक हो जाना चाहिए। और अगर आवाम को लगता है कि नहीं ये अल्ताफ़ से अपनी डिसएसोसिएशन को जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो फिर आप उनसे उम्मीद मत लगाइए। आफाक अहमद, अगर कोई इस तरह की कोई काम होता है तो आफाक अहमद किस हद तक जाने के लिए तैयार है आगे? क्या आप अपनी पोजीशन को दस्तबरदार देखिए, मैं अल्ताफ़ साहब से जिस बात पे मेरा इख्तिलाफ है बुनियादी, वो तो सीधा ये है ना कि अल्ताफ़ ने महाजिर नाम से अपने आप को अलग क्यों किया। मुल्क दुश्मनी तो बाद में सामने आई ना। मैं आज भी अपने उस बात को दोहराता हूँ, इसलिए कि मुझे किसी की परवाह नहीं है। अल्ताफ़ साहब बरतानवी पासपोर्ट से दस्तबरदार होकर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर पाकिस्तान आए, और जो मुल्क दुश्मनी की बात की उस पर शर्मिंदगी का इजहार करें, कहें कि गलती, और उन्होंने अभी माफ़ीनामा तक लिख के दिया है। अगर अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान में रहकर, पाकिस्तान के जुग्राफिये में रहकर महाजिर हुकूक़ की उसूल की जद्दोजहद करेंगे, आफाक उनके पीछे काम करेगा। लेकिन महाजिर नाम पर मेरा इख्तिलाफ था ना अल्ताफ़ से, मैं उनके चेले चपाटों के साथ सिर्फ इस बुनियाद पर काम कर लूँगा किसी की ख्वाहिश है। अच्छा, ये जो मैं अगर कभी अल्ताफ़ साहब अपनी गलती मान लें और अगर वो महाजिर नाम पर सियासत करें, तो ज़ाहिर है कि वो तो हम तो उसके मातहत काम कर चुके हैं, हमें क्या उसमें कोई हमारी आना का मसला थोड़ी है। अच्छा, ये नफीस लोग जो हैं, इनसे कहीं कोई इश्तराक अमल हो सकता है या पाक सरज़मीन पार्टी से किसी हवाले से कभी आइंदा? देखिए, मैंने जर्नली सबका कहा कि कोई बंदा जो अल्ताफ़ से अपने आप को डिसएसोसिएट करके बैठा है, वो अपनी इस अलहदगी को जस्टिफाई करे कि उसने क्यों की। नज़र आ रहा हो इस वजह से कि नज़रियाती इख्तिलाफ थे। यही लोग तो थे अल्ताफ़ की बगल में अपने सर फंसाकर सर पे हाथ फिरवाते थे और तस्वीरें खिंचवाते थे और रूहानी बाप कहते थे। एक दिन में अल्ताफ़ कैसे इनको पता चल गया कि गलत है?
सिर्फ इसलिए कि कहीं से इशारा हुआ। मैं तो एक अरसे से कह रहा था कि अल्ताफ़ गलत है। उस वक्त तो आप अल्ताफ़ के जो अल्ताफ़ से इख्तिलाफ करे उसको गद्दार कह के मौत का हकदार यही लोग ठहराते थे। यही लोग बैनर और पोस्टर चस्पा करके और रैलियाँ निकालते थे। तो उस वक्त अल्ताफ़ की मुल्क दुश्मनी इन्हें नज़र क्यों नहीं आई? उस वक्त इन्हें अल्ताफ़ गलत नज़र क्यों नहीं आया? आप किसी के कहने पर अगर वफादारी तब्दील कर रहे हैं, इसका मकसद है कि आप फैसले करने के काबिल नहीं हैं। सर बिल्कुल इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुँचे हैं। ये मुझे बताइए, सियासत को कितना अरसा हो चुका अब तक? किसकी सियासत को? आपकी अपनी सियासत को। हमें तो ऐसा लगता है हम पैदा हुए तब से सियासत कर रहे हैं। सियासतदान है आप? मतलब मैं सियासतदान नहीं हूँ, सियासत कर रहा हूँ। मैंने कहा सियासत तो सियासी वर्कर भी लेकिन करता सर है। ये आपकी लोगों के नज़दीक ये आपकी नाकामी नहीं होगी फी ज़माना जो एक सो कॉल्ड प्रैक्टिकलिज्म का दौर है कि आफाक अहमद को एक भी वजारत नहीं मिली? बिल्कुल नहीं। आप इसे अपने कमरे में समझते हैं? अच्छा, मैं बहुत सारे लोगों की मिसाल दे सकता हूँ। सिंध के अंदर मेरा ख्याल है, मैं जो मिसाल दे रहा हूँ उसका मकसद ये नहीं है कि मैं उनसे अपने आप को कंपेयर कर रहा हूँ। चाहे आप GM सैयद को मुल्क दुश्मन कहिए, लेकिन GM सैयद के नज़रियात और GM सैयद की किताबें आज भी सिंधियों के लिए बहुत मुक़द्दस हैं। ठीक है ना? GM सैयद कितनी मरतबा इलेक्शन जीत गए थे पाकिस्तान बनने के बाद, और कितनी मरतबा पीपल्स पार्टी को उन्होंने डिफीट दी। बात ये थोड़ी होती है। देखिए, सच्चाई के लिए ये दलील नहीं है कि वो जीत गया। अगर सच्चाई के लिए ये दलील है कि जीत गया, तो मैं बहुत ही आसान सी बात करूँ कि करबला के मैदान में कितने लोग बचे थे? क्या अगर वहाँ शहादतें ज़्यादा हो गई और यजीद जो है वो उसकी फ़ौज जश्न मना रही थी, तो क्या सच्चाई हार गई थी? बात यह है कि वहाँ पर भी सच्चाई की फतह रही और सच्चाई आज तक ज़िंदा है। और कहाँ हैं बाकी लोग? राइट सर। नाजरीन, ये थे आफाक अहमद साहब, चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। इनसे इनके वक्त के लिए इंतहाई मशकूर हूँ। बात अगर ज़र्फ़ की है तो यूँ करो, तुम जीत जाओ, हार मेरे नाम कर दो। ये कुछ अपने अल्फाज में मैंने इनकी बात का खुलासा बयान किया। आज का शो यहीं समाप्त होता है। कल इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात करते हैं। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।